गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो कि जो है नियंत्रण तथा समन्वय लेकर आए हूँ। इसके पहले 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त बहुत से सारे मैंने वीडियो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी मैंने डाल चुका हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का भी बहुत से सारे मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। और उसके अतिरिक्त मैथ का भी बहुत सुंदर सुंदर मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। उसे मेरे चैनल पर जाइए और उसे जाकर पूरे वीडियो को देखिए और साथ ही साथ उसको समझने का प्रयास कीजिए ताकि जो भी चीज़ है वहाँ पे पढ़ा हुआ हमारे चैनल पर वो बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त वो भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज के जो सीरीज जो हमने शुरू करने जा रहे हैं, आज की सीरीज भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे इस सीरीज में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो इतना ज़रूर उम्मीद रखिए कि आप पढ़ के नहीं किसी को ज़रूर पढ़ा कर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ बताएंगे पूरा डायग्राम के साथ में, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूँ। डायग्राम पहले इसको ऑलरेडी ड्रॉ इसलिए कर दिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है वीडियो बहुत लंबा चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग को समझना है, तो इसलिए पहले हमने डायग्राम को ड्रॉ कर चुका हूँ। कुछ टॉपिक भी ड्रॉ कर चुका हूँ जो कि ये इसको एक्सप्लेन करना है। अभी हम लोग इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक के नाम है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो नियंत्रण के मतलब क्या होता है? नियंत्रण का मतलब यही वही होता है जो कि आप जानते भी हैं। अभी हम कहें आपसे, क्या कहें? कंट्रोल। क्या कहें? कंट्रोल। तो आप दिमाग से समझ जाइएगा कि कंट्रोल माने क्या होता है? वश में करना। यानी नियंत्रण का भी अर्थ वही होता है कि किसी भी चीज़ को वश में करना। तो नियंत्रण के अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को पाचन तंत्र है। क्या है? पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं तो हम लोग को मुख में जाता है। मुख के बाद में भोजन जब जाता है कहाँ पे? वो निगल द्वार में जाते हैं। तो निगल द्वार में एक प्रक्रिया होता है, क्रिया होता है जिसका नाम है क्रमाकुंचन। ठीक, अब वो क्रमाकुंचन में जब भोजन हम लोग करते हैं तो उस समय क्रमाकुंचन होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब क्रमाकुंचन क्या होता है हमने ऑलरेडी पाचन तंत्र में इसका बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसको आप जाइए जाकर देख सकते हैं। ठीक, और ये पाचन तंत्र के जितने भी डिटेल्स हो उसमें जाइएगा तो सब आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद से भोजन जो है, जब भोजन हम लोग को जाता है तो अमाशय में जाते हैं। अमाशय में जाने के बाद में बहुत से सारे वहाँ पर पाचन का रस जो है निकलता है, पाचक होता है। उसके बाद अमाशय के बाद में छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से बड़ी आंत पर होते हुए हम लोग को मलाशय में जाता है। भोजन अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसके बाद से इकट्ठा होकर एक निर्धारित समय पर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इस जो है प्रक्रिया केवल हम लोग अपने मन से केवल उसको चबाते हैं। अपने मन से अपने वश में किसको किए रहते हैं? केवल दांत को उसके चबा सकते हैं। लेकिन बाकी जितने प्रक्रिया है वो हमारे वश के बात नहीं है। वो कहीं ना कहीं ब्रेन द्वारा उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, हैंडल किया जाता है। वहीं हम लोग क्या होता है? नियंत्रण होता है। अब समन्वय के अर्थ क्या होता है? समन्वय का सीधा शाब्दिक उसका अर्थ होता है, समन्वय के शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तालमेल। जो समन्वय जो शब्द हमने लिखा है इसका अर्थ क्या होता है? तालमेल। जैसे अभी हमने क्या कर रहे हैं? वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो शूट कर दिए, हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप मेरे वीडियो को अभी तत्काल में देख रहे हैं। तो आपका आँख क्या कर रही है? देखने के काम कर रही है।
आपका जो कान है क्या कर रही है, सुनने के काम कर रही है। ये जो आँख के देखा हुआ चीज़ और कान के सुना हुआ चीज़, ये जो आपका जो ब्रेन है उसका क्या कर रही है, जज कर रही है। ये सब काम क्या हो रहा होता है, एक साथ होता है। क्या होता है, सब काम एक साथ होता है, एकदम तालमेल बैठा के, कोई आगे पीछे नहीं होता। उसका समय और क्या है, निर्धारित है, फिक्स है, उसी के दौरान ये प्रक्रिया होते रहता है। ठीक है, तो इसका आप लोग अर्थ समझ गए होंगे, जो समन्वय के अर्थ क्या होता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितने भी जीवित शरीर है, बड़ी है, वो उसका संरचना होता है। बहुत से सारे जो बड़ी जो जीवी होते हैं, जो विकसित जीवी होते हैं, तो क्या चीज़ से बनी होती है, बहुत से सारे कोशिकाओं से मिलकर वो बनी होती है। अब देखिए, इसकी संरचना जो होता है उसके कार्य के हिसाब से होता है, उसके कार्य के दृष्टिकोण से उसकी संरचना होता है। जैसे हम बता दें, जैसे मान लीजिए हाथ है, हाथ की जो संरचना है, इसका जो कोशिका है अलग है, पैर का जो तलवा है उसका कोशिका कुछ और है, गाल का कुछ और है, जीभ का कुछ और है, ओंठ का कुछ और है। ठीक है, हर एक किसी का कोशिका अलग अलग है। तो इसीलिए ये जो कोशिका जब मिलती है, समान जब कोशिका मिलती है, तो क्या चीज़ के निर्माण करती है, एक ऊतक का निर्माण करती है। क्या चीज़ के निर्माण करती है, एक ऊतक का निर्माण करती है। जैसे हमारा नाक क्या हो गया, एक ऊतक हो गया, कान क्या हो गया, ऊतक हो गया, जीभ क्या हो गया, ऊतक हो गया, नहीं, ओंठ क्या हो गया, ऊतक हुआ। ये सब क्या हुआ, हाथ तुम्हारा क्या हुआ, ऊतक हुआ, ये सब क्या हुआ, ऊतक हुआ। ये जो ऊतक जो है, ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, कोई भी कोशिका मिलता जुलता नहीं रहता है, क्योंकि इसका काम अलग रहता है। तो जाहिर सी बात है, कोशिका भी अलग लगेगा। अब कोई समान कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है, और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, ऊतकांग बनता है। उसके बाद से शरीर का निर्माण हो जाता है, जिसको शाब्दिक रूप से हम आप लोग देख सकते हैं। एक जितने भी ऊतक है उसको एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से इसको सजा दिया जाता है, तो शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जो है, अब इसमें बहुत से सारे चीज़ है। ठीक है, जिसको काम को संपन्न करने के लिए क्या करने का, काम को संपन्न करने के लिए उसमें तंत्र का निर्माण होता है। क्या होता है, तंत्र का, जैसे हो जाए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो तंत्र जैसे कहते हुए ये बात को समझ जाना चाहिए कि तंत्र का मतलब एक चीज़ नहीं होता, उसमें बहुत से सारे अंग उसमें भाग लिए रहते हैं। जैसे पाचन तंत्र की हम बात करें, तो पाचन तंत्र में हमारा मुख भी भाग ले रहा है, जिह्वा भी भाग ले रहा है, हमारा निगल द्वार भी भाग ले रहा है, उसमें आमाशय भाग ले रहा है, छोटी आंत ले रहा है, बड़ी आंत ले रहा है। उससे संबंधित बहुत से सारे तुम्हारा पाचक जूस और पेनक्रियाज वगैरह, बाइल जूस वगैरह भाग लेता है। और साथ ही साथ मलाशय भी उसमें शामिल रहता है, मल द्वार भी शामिल रहता है। ये सब अंग मिला के क्या होता है, क्या होता है, ये एक तंत्र का निर्माण करता है। ये जितने भी ये तंत्र का निर्माण होता है, उसमें एक से अधिक अंग उसमें क्या किया रहता है, ऑलरेडी भाग लिया रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। ये जो भी तंत्र होता है, ये कार्य के हिसाब से इस एक ग्रुप में रहता है। ठीक है, ये नहीं जो पाचन तंत्र वाला एक चीज़ जो है उत्सर्जन तंत्र में आ गया, और उत्सर्जन चीज़ वाला परिवहन में चला गया, ऐसे नहीं होता है। सब किसी का अलग अलग काम है, इसलिए सबका अलग अलग अंग भी है। ठीक, तो इतना आप जरूर समझ गए होंगे कि ये सब जितने भी काम होता है, किसमें इस अभी तक चर्चा हमने किया है, वो बहुकोशिकीय माने जो जीव अधिक कोशिकाओं से मतलब 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसी को कहते हैं बहुकोशिकीय। ठीक, जो एक कोशिके के जो जीव होते हैं, वो उसका जो भी प्रक्रिया है, जैसे अमीबा को ले लें, क्या चीज़ के ले लें, अमीबा को ले लें, उसका जो है प्रक्रिया एक ही कोशिका से संपन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहला ही टॉपिक है, यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं क्या, जो विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय तथा नियंत्रण। तो भिन्न भिन्न जीवों के जो समन्वय और नियंत्रण जो होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न ये होता है। ठीक है, जीव भी भिन्न, तो समन्वय और नियंत्रण भी क्या होता है, भिन्न होता है। अब कैसे भिन्न होता है, मैं आप लोगों को अभी मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे एक कोशिकीय जीव की हमने चर्चा की है, किसका चर्चा की है, एक कोशिकीय। जैसे अमीबा को ले लिया जाए, अमीबा का जो होता है, उसका जो भी
कार्य होता है, चाहे भोजन के पचना हो, चाहे निगल द्वार हो, चाहे उस उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, एक ही कोशिका से सब क्या होता है, संपन्न होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव होता है, उसके लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग अंग बनाया गया है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग अंग बनाया गया है। तो जो बहुकोशिकीय जो जीव होता है उसमें दो प्रकार के काम होता है। जैसे बहुकोशिकीय जो होता है उसमें रासायनिक क्या होता है, उसमें रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है। जैसे और दूसरा का होता है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। बहुकोशिकीय जो जीव होता है रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है, और क्या बोलते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। अभी ये तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय और रासायनिक नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, अभी जस्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। फिलहाल में इतना ही समझिए, जो जीव जंतु होते हैं उसमें दो प्रकार के तंत्र पाया जाता है। एक होता है रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, दूसरा का होता है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। ये दो प्रकार के समन्वय हो जाता है, ठीक। लेकिन उससे छोटे जो जीव होते हैं, जो छोटे निम्न वर्ग के जो जीव होते हैं, जैसे हाइड्रल हो गया, इसमें उतना विकसित, इसमें भी नियंत्रण और समन्वय, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय और क्या बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, और दूसरा का तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, ये दोनों पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा, उतना विकसित नहीं होता है। लेकिन वही बात करें पेड़ पौधे के पादप के बात करें, तो पादप में जो होता है उसमें केवल रासायनिक नियंत्रण और समन्वय पाया जाता है, लेकिन तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय नहीं पाया जाता है। जैसे में देखिए पेड़ पौधे जो होता है गर्मी और ठंडी का एहसास करता है, नहीं करता है, नहीं। दर्द दुख का एहसास करता है, नहीं करता। उसके पास दिमाग है, नहीं है। उसके पास में स्पाइनल कॉर्ड है, नहीं है। तो इसलिए उसको प्रक्रिया में नहीं रखा जाता है। केवल उसके पास एक ही होता है जिसका नाम है रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, ठीक। अब देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ विभिन्न स्तरों के जीवों में समन्वय तथा नियंत्रण जो होता है किस तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, आप समझ गए होंगे। अब है पौधों में नियंत्रण तथा समन्वय। पौधों में नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं से क्या करते हैं, देखते हैं जो छोटे छोटे जो वृक्ष होता है, कभी कभी विशाल दिए, बहुत विशाल विशाल पेड़ पौधों को आप देखे होंगे, वृक्ष को देखे होंगे, लेकिन क्या उतना ही बड़ा पैदा हुआ, नहीं। एक बीज होता है, एक बीज को क्या करते हैं हम लोग, वो डाल देते हैं किसी मिट्टी में, और वो बीज क्या होता है अंकुरित करके जो उस पर नवोदित जो मृदा होता है उसको क्या करता है, हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। उसके बाद से क्या होता है, वो निकल जाता है। तो एक प्रकार के वो गति करता है, क्या करता है, वो गति करता है, जिसको बोलते हैं वृद्धि गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृद्धि गति। माने पेड़ पौधे के जो बढ़ना जो क्या कहलाता है, वृद्धि गति कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वृद्धि गति कहलाता है, ठीक है। ये जो है हम लोग का था पौधों में नियंत्रण और समन्वय, ठीक। दूसरा का है उद्दीपन के लिए तत्कालिक अनुक्रिया। क्या है, उद्दीपन के लिए, ये हो गया हम लोग दूसरा का टॉपिक भी हो गया। तीसरा का टॉपिक देखिए, उद्दीपन के लिए तत्कालिक अनुक्रिया। तो उद्दीपन के लिए तत्कालिक अनुक्रिया का मतलब यह होता है जे आप लोग बहुत से सारे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसमें से आप लोग छुई मुई का भी पेड़ देखे होंगे। क्या देखे होंगे, छुई मुई का भी पौधा देखे होंगे। क्या देखे होंगे, छुई मुई, क्या नाम है, छुई मुई। गांव देहात में हम लोग उसको कहते हैं लजौनी का पौधा, ठीक है। तो जो गांव देहात के होंगे वो समझ गए होंगे कि लजौनी क्या होता है। लजौनी की प्रक्रिया यह होता है कि जैसे ही उसको आप स्पर्श कीजिएगा, जैसे वो छुइएगा तो क्या हो जाता है, उसकी पत्ती सिकुड़ जाता है। क्या होता है, काफ़ी वो सेंसिटिव होता है, सिकुड़ जाता है, और कुछ देर के बाद में फिर से पुनः जैसे था वैसे हो जाता है। तो उसको बोलते हैं क्या, उद्दीपन के लिए तत्कालिक अनुक्रिया। तुरंत जैसे छूते ही वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक।
लेकिन उसमें किसी प्रकार के वृद्धि नहीं होता है, किसी प्रकार के उसमें वृद्धि नहीं होता है, किसी प्रकार के उसमें गति नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो कि जो करके फिर से वो अपना स्वतः कुछ देर के बाद में पहले जैसे स्ट्रक्चर में वो चला आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अगला है हम लोग को वृद्धि प्रेरित गति। अब वृद्धि प्रेरित गति में क्या होता है, जैसे मटर के हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, मटर के भी हो सकता है, लौकी के भी हो सकता है, ठीक, घेवड़ा के हो सकता है, ठीक, और क्या बोलते हैं कोहड़ा का हो सकता है। ये सब जितने भी पौधा है, इसका जो मेन जो शाखा जो होता है उससे बड़ी बड़ी इसका पत्ती होती है, जो कि अगर ये चाहें तो सीधा ये खड़ा नहीं हो सकती है, इसको कहीं ना कहीं चीज़ के सहारा की ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लगा दिए मटर लगा लिए तो मटर निकल रहा है, जब मटर निकल रहा है तो ये कुछ दूर तक ऊपर जाएगा। जैसे इसमें पत्ता जब होगा तो इसके जो मेन जो नहीं ब्रांच है, इससे बड़ा इसका पत्ता निकल जाएगा, जो कि ये रुक नहीं पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, जिसके चलते क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं धरती पर ये गिर जाएगा। ठीक, जब धरती पर गिर जाएगा तो उतना विकास ये नहीं कर पाएगा। अगर इसको हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो इसके बगल में मन करे तो इधर और मन करे तो इधर भी लगा सकते हैं डंडा। जब ये बढ़ेगा तो इधर से एक तार जैसे आप देखे होंगे, एक वायर जैसे निकलता है पतला पतला, जो कि ये क्या करता है, इधर से इस तरह के पकड़ लेता है, फिर ये बढ़ेगा, ठीक, बढ़ते रहेगा, अब इधर से ये क्या कर देगा, पकड़ते रहेगा। ठीक है, आप लोग बहुत जगह ये इस बात को देखे होंगे, फीलिंग किए होंगे। अब ये क्या करता है, इस ये जो हम डंडा यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये डंडा लगाए हुए हैं, ये जो मटर का पेड़ है, ये पौधा है, इसका क्या मिल गया, सहारा मिल गया, जिसके चलते क्या हो जाता है, इसके सहारे से जितना दूर डंडा जाएगा उसकी उतना दूरी क्या करते रहेगा, ये आराम से आसानी से अपने जगह तक क्या हो जाता है, पहुंच पाता है, और किसी प्रकार की इसको दिक्कत नहीं होता। यही होता है वृद्धि प्रेरित गति होता है। अब ये जो पेड़ पौधे जो होता है, अभी हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधे में जो तंत्रिका नियंत्रण समन्वय नहीं होता है, केवल पेड़ पौधे में रासायनिक नियंत्रण समन्वय ही पाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधे में एक और एक्स्ट्रा क्षमता जो कि जीव जंतुओं की तुलना में होता है, जिसका नाम है क्या है, वो जो है उद्दीपन। क्या है, जो बाहरी जो उद्दीपन को क्या करता है, ग्रहण करने की उसके पास क्षमता होता है। अब बाहरी उद्दीपन जो क्या होता है उसको बोलते हैं अनुवर्तन बोलते हैं। अब ये उद्दीपन और अनुवर्तन आप नहीं समझ पाए होंगे, अभी हम जस्ट एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं। जैसे एक अनुवर्तन का पहला प्रकार है क्या है, जिसका नाम है प्रकाश अनुवर्तन। क्या नाम है, प्रकाश अनुवर्तन। ये जो प्रकाश अनुवर्तन होता है, जैसे पेड़ पौधे हो गया, क्या हो गया, कोई भी पेड़ पौधे हो गया, जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है। क्या चीज़ की उपस्थिति में भोजन बनाता है, प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। अगर प्रकाश उसको नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं बना पाएगा। तो यदि हम कोई डब्बा ले लेते हैं, क्या करते हैं, डब्बा ले लेते हैं, ठीक, एक डब्बा लिए यहाँ पर, एक ये यहाँ पर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, एक पौधा लगा दिए, क्या कर दिए, एक पौधा हम लगा दिए, पौधा लगा दिए, और यहाँ पर क्या कर दिए, हम छिद्र कर दिए, क्या कर दिए, छिद्र कर दिए। तो जो पौधा जो है ना, तो प्रकाश तो इसको यहाँ से मिल रहा है, प्रकाश तो इसको यहाँ से मिल रहा है, ठीक। अब ये क्या करेगा, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। इस डायरेक्शन में जैसे आएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी छिद्र है, तो ये इधर से घूम के इधर ये चला जाएगा। इसके कहने का मतलब है जिधर जिधर इसको प्रकाश मिला, उधर उधर क्या किया, वो गति किया, ठीक है। तो प्रकाश के दिशा में जो पौधा गति जो करता है ना, वही हम लोग का क्या कहलाता है, प्रकाश के अनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। अगला है हम लोग का गुरुत्व अनुवर्तन। क्या है, अगला है गुरुत्व अनुवर्तन। गुरुत्व अनुवर्तन जो होता है, किसमें, किस पौधे के किस भाग में देखने को मिलता है, पौधे के जो होता है जड़ जो होता है, रूट होता है या रूट होता है, उसमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो जड़ जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के दिशा में वो अपना वृद्धि करता है।
गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अपना वो गति करता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब यह हो, जैसे मान लो कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो कहाँ आता है, नीचे आता है। क्या आता है, नीचे आता है। तो क्या जड़ भी कहाँ रहता है, नीचे ही रहता है। लेकिन वहीं जड़ के ऊपर वाला जितने भी शाखाएँ हैं, उसका जितने भी ब्रांच है, जितने भी टहनियाँ हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वो गति करते हुए नज़र आता है। तो जो अनुवर्तन अगर गुरुत्वीय दिशा में अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। अगला हम लोग का होता है रासायनिक अनुवर्तन। क्या होता है, रासायनिक अनुवर्तन। तो रासायनिक अनुवर्तन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फिलहाल के लिए हम बना देते हैं एक ठीक, ये समझिए जो फिलहाल के लिए क्या है, एक पत्ता है। क्या है, ये पत्ता है नहीं। अब देखिए ये जो होता है पुमंग होता है। क्या होता है, इसको पुमंग बोलते हैं। ये हो गया हम लोग को जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जयांग। जो पुमंग जो होता है, पुमंग जो होता है यानी ये नर भाग होता है। कौन होता है, नर भाग होता है। इसमें जो इसका टॉप जो लेयर होता है, टॉप भाग होता है, इस पर एक संरचना होता है जिसका नाम होता है परागकोश। क्या नाम पड़ता है इसका, परागकोश। परागकोश में रहता है परागकण रहता है। क्या रहता है, परागकण। अभी परागकण किसी न किसी माध्यम से ये चला आता है कहाँ पर, जयांग वाला भाग में। यानी जयांग जो होता है, क्या होता है, स्त्रीलिंग पार्ट होता है। क्या होता है, ये जो पुमंग, ये जो है यहाँ पर पुमंग जो होता है, ये कौन भाग होता है, पुल्लिंग भाग होता है। ये जो होता है बीच वाला जो होता है जयांग, ये क्या होता है, स्त्रीलिंग भाग होता है। ये यहाँ से परागकण किसी न किसी माध्यम से आकर ये कहाँ पर आ जाएगा, हम लोग को ये जयांग वाला भाग में चला आता है। जैसे जयांग वाला भाग में आता है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसके चलते इसमें क्या होता है, छिद्र होना शुरू हो जाता है। छिद्र हो जाएगा, नली बनना शुरू हो जाएगा। जो ये पराग कण जो आ रहा था इस परागकोश से, इस छिद्र के माध्यम से ये जो इसका अंड क्या है, बीजांड है। इस बीजांड में क्या रहता है, बीज रहता है, बीज पत्र रहता है। और बीज में क्या होता है, ये आकर जो ये समाहित हो जाता है, इसको बीज खुल जाता है और ये परागकोण इसमें आकर चला आता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रक्रिया जो होता है, जितने भी होता है ये जयांग के जन ऊपर वाला भाग से ये कहाँ पे, इस अंडकोश तक आने में जो प्रोसेस होता है, यही इस जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है, रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है आप समझ गए होंगे। अगला है हम लोग का जला अनुवर्तन। जला अनुवर्तन में क्या होता है कि जल के दिशा में जो गति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जला अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल के दिशा में जो गति होती है वो हम लोग का कहलाता है, जला अनुवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पेड़ है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए जो पेड़ है ना, नहीं, अब पेड़ है, ये टोटल ये क्या हुआ, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पानी से ये भरा हुआ है। अब पानी जो है, पानी यहाँ से ख़त्म होना शुरू हुआ। मान लीजिए पानी आ गया यहाँ पर, केवल इधर से चारों तरफ से सूख गया। अब बीचा बीच में पानी हम लोग का बच गया। क्या हो गया, बीचा बीच में पानी बच गया। तो जब पानी जब बच गया तो पेड़ पौधा होता क्या है, पेड़ पौधे के जड़ में जो होता है जाइलम, एक उत्तक है। क्या है, एक जाइलम नाम का उत्तक होता है जो कि जल को क्या करता है, अवशोषित करने के काम करता है। अब ये जो जल जो है अवशोषित, अब यहाँ पर तो जल तो है नहीं, पहले था तो अवशोषित कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो जल है नहीं। जल तो आ गया सूखते सूखते यहाँ पर, इसकी जो जड़ है ना आ जाएगी यहाँ पर, इधर इस दिशा में, और यहाँ से पानी लेना ये शुरू कर देगा। ठीक है, जब यहाँ से जब पानी लेना शुरू कर देगा, अब इस पेड़ पौधे को, जो भी पेड़ पौधा होगा उसको पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके दिशा बदल लेने के
चक्कर में, तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, जला अनुवर्तन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जला अनुवर्तन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अगला है हम लोग को टॉपिक जो पौधों में रासायनिक समन्वय, क्योंकि पौधों में एक ही समन्वय पाया जाता है जिसका नाम है रासायनिक समन्वय। तो वो क्या होता है, पौधों में रासायनिक समन्वय, ये पौधे में जो जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय को स्थापित करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ के जरूरत पड़ता है जिसका नाम है पादप हार्मोन। क्या नाम है, पादप हार्मोन। ये जो पादप हार्मोन क्या करता है, पेड़ पौधे में जितने भी वृद्धि है करने में काम आता है, उसके फल लगाने में काम आता है, उसके पत्ता को हरा रखने में, झड़ने से रोकने से बचाने के लिए भी काम आता है। मैंने कहने का मतलब सीधा सीधा इतना ही समझिए, जो पेड़ पौधे में जो भी घटी कमी है उसको पूरा करने में समय से इसका मेन रोल रहता है, किसका, पादप हार्मोन के। तो इसमें पादप हार्मोन जो है मुख्य रूप से जो कि ये 5 जो होता है, कितने होते हैं, 5 ये प्रकार के होते हैं, जिससे ये पेड़ पौधे क्या होता है, अपना जितने भी प्रोसेस है भोजन को बनाना, भोजन को इकट्ठा करना या वृद्धि करना, शाखा को वृद्धि करना या ऊपर वाला टॉप भाग को वृद्धि करना, फल में रंग देना, फल को पकाना, पेड़ पौधे के पत्ता को हरा रखना, पेड़ पौधे के जो पत्ता है उसको झड़ने से बचाना, ये सब के लिए उत्तरदायी कौन होता है, ये पादप हार्मोन होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है, कौन आता है, ऑक्जीन। ऑक्जीन क्या आता है, ऑक्जीन। तो पहला जो होता है क्या होता है, ऑक्जीन। ऑक्जीन जो होता है ये जो एक प्रकार के हार्मोन है जो कि ये एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जो कि ये कोशिका विभाजन में क्या करता है, मुख्य रूप से ये काम करता है। कोशिका विभाजन में कौन किस में है, पेड़ पौधे का जो टॉप भाग होता है ना, जैसे मान लीजिए पौधा ले लिए, इसका जो टॉप भाग है इसी में ही रहता है ये कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर कट कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए कि यहाँ से अगर बीच बीच से कट कर देते हैं तो अभी पेड़ पौधे तो मान लीजिए कट गया, अब कट गया तो जो भी विकास करना होगा तो इसके नीचे से ही विकास करेगा, इसके नीचे से ही विकास करेगा, क्योंकि जिस जगह पर ये ऑक्सीजन जो हार्मोन, जो ऑक्सीजन नाम का हार्मोन जो था वो काम कर रहा था, लेकिन वो तो है नहीं, वो चीज़ वाला पार्ट वाला भाग हम लोग क्या किए हैं, काट दिए हैं, जिसके चलते ये ऊपर नहीं बढ़ सकता, इसके नीचे ही ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, पेड़ पौधे के टॉप वाले जगह पर पाया जाता है। और जो दूसरा रोल ये इसका होता है, ये बीज रहित फलों को उत्पादन में सहायक होता है। ये ऑक्सीजन जो होता है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। ठीक, अगला हम लोग का है जिबरेलिन्स। क्या नाम है, अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है जिबरेलिन्स। ये जो जिबरेलिन्स क्या होता है, जिबरेलिन्स जो होता है, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा हो, ये क्या हो गया, पौधा हो गया, और ये तो बढ़ गया बेचारा, हाँ बढ़ गया। जैसे ये बढ़ने को तो बढ़ गया, तो बहुत ऐसे पेड़ पौधे जो कि पतले ही ऊपर आगे बढ़ जाता है, उसके बाद से क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, यानी मोटाई में। ये जो जिबरेलिन्स होता है ये भी एक प्रकार के एक कोशिका विभाजन के ही काम करता है। ये जिबरेलिन्स जो होता है ये भी बीज रहित पौधों में मदद करता है, लेकिन ये साथ ही साथ एक कोशिका विभाजन भी करता है। लेकिन कोशिका विभाजन करता है तो ऑक्सीजन और जिबरेलिन में यही फर्क है, जो ऑक्सीजन जो होता है उसका टॉप लेयर पर आता है, ये टॉप वाले भाग को क्या करता है, बढ़ाने में काम करता है, लेकिन ये जो जिबरेलिन्स जो होता है उसके मोटाई बढ़ाने में। जैसे मान लीजिए एक पौधा में है इतना मोटा के लिए, कितने लिए, इतना मोटा लिए ना, अब ये कुछ दिन के बाद से देखिएगा तो कभी क्या हो गया, इतना मोटा हो गया। तो जिस हार्मोन के चलते इतना मोटा से इतना मोटा ही हो गया, उसका क्या नाम है,
उसका नाम है क्या, जिबरलिंस। क्या नाम है, जिबरलिंस के चलते इतना क्या हो गया, ये मोटा हो गया। तो जिबरलिंस जो होता है पेड़ पौधे के मोटाई बढ़ाने में काम आता है, ऑक्जीन जो होता है पेड़ पौधे के लंबाई बढ़ाने में काम आता है, और साथ ही साथ ये दोनों ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। कौन, ऑक्जीन और जिबरलिंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आप अच्छा से समझ गए होंगे। अगला है साइटोकाइनिन। क्या नाम है, अगला है साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन के चलते ये एक प्रकार के क्या है, ये रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, एक प्रकार का रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है। ये जो होता है पेड़ पौधों के भ्रूण एवं पौधों के जड़ों में संश्लेषित होते हैं। क्या रहता है, पेड़ पौधों के भ्रूण में और पौधों के जड़ों में संश्लेषित होते हैं। इसका जो मुख्य जो काम होता है, पेड़ पौधों के जो पत्ता होता है उसको झड़ने से बचाना। मुख्य काम क्या है, पेड़ पौधे के जो पत्ता होते हैं उसको झड़ने से बचाना। दूसरा का काम क्या होता है, पेड़ पौधे के जो पत्ता है उसको हर हमेशा हरा रखना। ठीक, इसी साइटोकाइनिन के चलते ही पेड़ पौधे के जो पत्ता है क्या दिखाई देता है, हरा भरा दिखाई देता है और चिकना और सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, अगर वो नहीं रहे तो पेड़ पौधे का पत्ता वो झड़ जाएगा और हरा भरा दिखाई नहीं देगा। अगला हम लोग को टॉपिक है 4 नंबर, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है नो, ये ऑक्जीन जो 1 नंबर पर है, 2 नंबर का जिबरलिंस है, इसका उल्टा ये काम करता है, उसका समझिए विरोधी है। ठीक, ये दोनों का काम कथी होता है, इसका विभाजन करना, लेकिन ये दोनों को क्या करता है, फेल कर देता है। ये क्या करता है, ये दोनों पर क्या करता है, फेल करता है। ये भी एक प्रकार के क्या होता है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जो कि ये उच्च वर्ग के पौधों में क्या होता है, पाया जाता है। जिबरलिंस और ऑक्जीन्स दोनों का क्या करता है, विरोध करता है। यदि इसको एब्सिसिक एसिड को किसी भी पेड़ पौधे के ऊपर अगर छिड़काव अगर कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, पत्ता झड़ जाएगा और आने वाले कुछ ही समय में वो क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। ठीक है, और अगला देखिए, उसके वृद्धि रुक जाएगा, सूख जाएगा, बाजार उसका क्या हो जाएगा, साफ हो जाता है। अगला है हम लोग को एथिलीन। क्या है, एथिलीन। ये जो एथिलीन जो होता है यह गैस के रूप में पाया जाता है। किसे, ये गैस के रूप में पाया जाना एक प्रकार के हार्मोन है जो कि जो पेड़ पौधों को, जो उच्च वर्ग के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ये फलों, फूलों, बीजों और पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादन में क्या होता है, हेल्प करता है। दूसरा का बात यह है कि एथिलीन जो होता है, इसी के चलते किसी भी फल युक्त पेड़ पौधे के फल क्या होता है, पक पाता है। अगर वो नहीं रहे तो किसी कीमत में फल नहीं पकता है। ये आजकल बाज़ार में भी इसका व्यवस्था है। अगर इस मिल जाता है, एक रूम में ले जाइए, फल रख दीजिए। अब फल जब रख दीजिएगा तो कुछ देर के बाद में, फल रखने के बाद में आप इस गैस को क्या कीजिए, उस रूम में छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, उस गैस को आप रूम में छोड़ दीजिए। वो फल जो भी उस रूम में फल रहेगा वो क्या हो जाएगा, पक कर फिट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है, एथिलीन को जाना जाता है। फल पकाने वाले हार्मोन के नाम से जाने वाले हार्मोन जो है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है, एथिलीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने ये टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तो इसके अगले भाग हम लोग अभी देखेंगे। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दें, ताकि इरेज कर देंगे ताकि अगले हम टॉपिक इस पर हम लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इतना मत समझिए कि ये काहेला बना कर जगह छेके हुए है। इसको अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन जब ये इसका आवश्यकता पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी नहीं है, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हमने इसको पहले बना रखा है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, किसके बारे में पढ़े हैं,
पेड़ पौधे यानी पादप के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग को पढ़ना है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। किसको क्या पढ़ना है? जंतु में नियंत्रण तथा समन्वय। ये जो होता है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार के होता है। एक होता है तंत्रिका नियंत्रण तथा समन्वय। दूसर का होता है हम लोग को रासायनिक नियंत्रण तथा समन्वय। अब देखिए तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय चाहे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय बात बराबर ही होता है, ठीक है। इसमें जो होता है तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय में इसमें जो होता है क्या होता है कि इसमें जो तंत्रिका के रूप में जो काम करता है वो दिमाग यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये काम करता है। ये जो होता है उच्च वर्ग के जीवों में होता है, ये विकसित जीवों में होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो जिसमें हम लोग जीव जंतु में हम लोग आते हैं, मनुष्य हो गया उसमें पाया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय भी पाया जाता है। ये दोनों प्रकार के ये तंत्र पाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों तंत्र आप समझ गए होंगे। देखिए ये जो होता है ये रासायनिक नियंत्रण और समन्वय एक यह जो होता है एक प्रकार के हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार के हार्मोन है जो कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या किया जाता है स्रावित होता है। क्या होता है? अंतःस्रावित ग्रंथियों से क्या होता है ये स्रावित होता है। इसमें बहुत से सारे वो हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी होता है जिसके चलते अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो तंत्र का है तो हम आप लोग को पहले ही बता दिए उसमें बहुत सारे उसके साथ में अंग भाग लिया रहता है उससे संबंधित, इसीलिए उसको तंत्र नाम पड़ गया है। अब जो होता है जो नियंत्रण तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय पहला हम लोग पढ़े। किसके बारे में हम लोग पढ़े जा रहे हैं? पहला के बारे में कि तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय क्या होता है। ये जो होता है ये जंतुओं में विशेष प्रकार के एक उत्तक पाया जाता है। क्या पता है? एक ये उत्तक होता है जिसको बोलते हैं तंत्रिकीय उत्तक। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? तंत्रिकीय उत्तक बोला जाता है। ये जो होता है तंत्रिकीय उत्तक जिस चीज़ से बना होता है उसको बोलते हैं तंत्रिकीय कोशिका या न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलिए, न्यूरॉन बोलिए या तंत्रिकीय कोशिकाएं बोलिए। न्यूरॉन बोलिए या तंत्रिकीय कोशिकाएं बोलिए। ये तंत्रिकीय अब बहुत से सारे न्यूरॉन मिलकर माने जो बहुत से सारे तंत्रिका मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, ठीक। अब ये न्यूरॉन क्या होता है अभी हम लोग डायग्राम से हम लोग समझेंगे। इसके करीब में हम लोग आ चुके हैं, जो डायग्राम हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। इसका काम क्या होता है? इसका काम जो होता है जो बाहरी या आंतरिक जो भी संवेदना है उसको महसूस कराना, बाहरी हो तो या आंतरिक हो तो उसके संवेदना को क्या करना, ये एहसास कराना। अगर नहीं रहता तो हम लोग बाहरी या आंतरिक संवेदना को एहसास नहीं कर पाते, ठीक। जैसे में अभी हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, कभी हम लोग ठंडी महसूस करते हैं नहीं, कभी दर्द महसूस करते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी प्रेम, कभी घृणा। ये जितने भी चीज़ें के महसूस करते हैं
एक किस्से के द्वारा एक महसूस करते हैं जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से जो हमारे अंग है वो उच्च स्तरीय जो जंतु का जो अंग है उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ भाग लेते हैं, जिसका नाम है मस्तिष्क यानी ब्रेन और क्या स्पाइनल कोड, जिसको मेरू रज्जु के नाम से जाना जाता है। एक तो लेता है ब्रेन, ठीक, दूसरा का जो होता है स्पाइनल कोड। क्या होता है? एक होता है स्पाइनल कोड होता है, कोड इसमें इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक। एक होता है ब्रेन। ये दो जो चीज़ होता है हमारे शरीर के दो अंग होता है जो कि तंत्रिका नियंत्रण तथा समन्वय में क्या करता है, भाग लेता है। मुख्य रूप से यही होता है। अब देखिए ब्रेन जो होता है ये मुख्य ब्रेन ही है। पूछ देता है एग्जाम में जो हमारे शरीर में कौन से ऐसे अंग है जो कि सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, तो उस सेकंड ब्रेन से के नाम से जाने वाले जो अंग है उसका नाम क्या है, स्पाइनल कोड है। उसका नाम क्या है, स्पाइनल कोड है। ये सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाहरी या यांत्रिक जो भी उद्दीपन है यही दो जो तंत्र है जिसके दो अंग है जो कि क्या करता है, एहसास कराता है। अब देखिए अगला है हम लोग को, जैसे ये जोन है नो, ये तंत्रिका कोशिका का रचना। ये जो हमने डायग्राम बना रखा है ये क्या है, तंत्रिका कोशिका ये क्या है, रचना है, जिसको हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, यही हम लोग का है न्यूरॉन है। क्या है, ये न्यूरॉन का ये टोटल ये जितने डायग्राम हमने बनाया है ये न्यूरॉन का डायग्राम है और उसका ये पार्ट है, उसका अलग अलग क्या है काम है। तो एक एक करके हम लोग जाने। ये जो है जो स्टार जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका नाम है साइटोन। क्या नाम है, साइटोन। इस स्टार में क्या होता है, कोशिका द्रव भरा रहता है। ठीक, क्या भरा रहता है कि इस स्टार में कोशिका द्रव भरा रहता है। इस स्टार के बीचों बीच बहुत बड़ा सा क्या रहता है, केंद्रक रहता है। क्या रहता है, केंद्रक रहता है। इसमें भी कोशिका द्रव भरा रहता है। ये शाखित जो भाग आप देख पा रहे होंगे जो स्टार के जो मुहाने पर निकला हुआ है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक, और साथ ही साथ इसका काम भी हम लोग पढ़ते जाएंगे तो बेहतर होगा। डेंड्राइट्स जो होता है ये कोई भी हमारे शरीर के बाह्य चाहे आंतरिक जो उद्दीपन होता है, सर्दी गर्मी चाहे कोई भी दर्द है, ठीक है, उसका एहसास, उसका मैंने समझ लीजिए कैच करना इसका काम है। कोई भी घटना दुर्घटना हो हमारे शरीर में कमी बेसी हो उसका एहसास कौन करता है, डेंड्राइट्स। वो उसको क्या करता है, कैच कर लेता है। और डेंड्राइट्स कैच करके वो मैसेज को किसको देता है, साइटोन को देता है। साइटोन के एक अंदर एक प्रक्रिया होता है एक जिसको बोलते हैं विद्युत आवेग। क्या होता है, विद्युत आवेग। ठीक है, अभी इसमें विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यहाँ से ये साइटोन उस मैसेज को दे देता है किसको, एक्सॉन को। किसको देता है, एक्सॉन को। अब देखिए यहाँ पर काला रंग से आप लोग देख पा रहे होंगे जो ये जो होता है एक जिसका नाम है श्वान कोशिका। क्या नाम है, इसका नाम क्या पड़ गया है, इसका नाम पड़ गया है श्वान कोशिका। ये जो श्वान जो कोशिका जो होती है इसके ऊपर से क्या करती है, ढकी रहती है। श्वान कोशिका के ऊपर एक और से पतला झिल्ली जो होता है जिसको बोलते हैं मेडुलरी या माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुलरी या माइलिन
शीत बोलते हैं। ए जोन होता है एक जोन के चारों तरफ रहता है, क्या रहता है, एक जोन के चारों तरफ रहता है। और श्वेत क्या रहता है, श्वेत चर्विदात पदार्थ का क्या रहता है, ये आवरण होता है जो कि चारों ओर से क्या करता है, किया रहता है, एक जोन को क्या किया रहता है, ढके रहता है। ठीक, ये जो यहाँ पर श्वान कोशिका और मेडुबली या माइलिन शीथ के बीच में एक ज्वाइंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनवियर नोड्स बोलते हैं। क्या रहता है, रेनवियर नोड्स बोलते हैं। इस रेनवियर नोड्स के बीच में एक रिक्त स्थान रहता है। क्या रहता है, रिक्त स्थान रहता है। उस रिक्त स्थान का जो है, उस रिक्त का स्थान को बोलते हैं इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। जैसे रेनवियर नोड है, इसके जगह पर जैसे यहाँ से एक आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, ये जो जगह है, जो खाली स्थान है जो बीच में देख पा रहे हैं वो, उसको बोलते हैं रेनवियर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड्स बोलते हैं। ठीक है, जो खाली जो स्थान है उसको बोलते हैं इंटरनोड बोलते हैं। जो खाली स्थान है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। खाली स्थान को इंटरनोड, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड बोलते हैं। ठीक, और ये जो साइटोन है आगे पर बढ़ते आता है मैसेज लेके, जो ये आप लोग देख पा रहे हैं एक आकृति, इसको बोलते हैं का एक जॉन के बल्ब। ये बल्ब के आकार के होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक जॉन के बल्ब। ये जोन होता है फिर से यहाँ पर ये शाखित रूप में हो जाते हैं। ठीक, ये शाखित रूप के जो टॉप भाग होता है इसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठे। क्या बोलते हैं, सूत्र युग्मन गांठे होते हैं। ये जो साइटोन जो ये हम लोग ये देख पा रहे होंगे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक तस्वीर हो गया। ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों में हम लोग का शरीर में न्यूरॉन हम लोग को पूरा क्या रहती है, बिछी रहती है। ठीक है, क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे को देता है, इसी तरह करते करते हम लोग को ब्रेन तक को मैसेज चला आता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आके सूत्र युग्मक गांठे हो गया, यहाँ पर एक दूसरा इसी तरह से शाखित एक दूसरा न्यूरॉन आके क्या हो जाएगा, इसके सूत्र युग्मन गांठे पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब ये दोनों सूत्र युग्मन गांठे में अगर कोई दूसरा, माने कहने का मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जब जैसे जुटेगा तो उस ज्वाइंट को बोला जाता है सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों सूत्र युग्मन गांठ है और डेंड्राइट्स के बीच के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ये जोन होता है, ये टोटल प्रोसेस को, ये टोटल इसका क्या हो है, टोटल ये हम लोग को तंत्रिका तंतु हो बोलता है। क्या बोलता है, तंत्रिका, ये तंत्रिका तंतु हो गया टोटल ही, जिसको डेंड्राइट्स के नाम से न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब ये आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि ये कह क्या रहा है अभी तक। ठीक, जैसे भी हम समझाते हैं एग्जाम्पल से, जैसे हम लोग को कोई मच्छर काटता है, क्या करता है, मच्छर काटता है, तो कभी कभी हम लोग को देख नहीं पाते कि किधर काट रहा है। जब वो काटता है तो दर्द का जब एहसास होता है तब हम लोग उस पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। जो दर्द के जो एहसास होता है तो उस दर्द के एहसास को लेकर जो जाता है उसी का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है, न्यूरॉन। वो उसको कैच करेगा कौन, डेंड्राइट्स दे देगा साइटोन को, साइटोन दे देगा एक जॉन को, एक जॉन फिर से सूत्र युग्मक गांठे से दूसरे न्यूरॉन को देगा। इसी तरह करते करते हमारे ब्रेन तक ये पहुंच पाता है वो दर्द का एहसास। अब वो जो दर्द का एहसास हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा तो ब्रेन क्या करेगा, आँख को ऑर्डर देता है, ये देखो कि ये किस जगह पर ये घटना हो रही है। अब वो आँख जहाँ पर मच्छर काट रहा होता है वहाँ पर आँख देखता है। अब आँख के काम केवल है देख लेना। क्या करना, केवल देख लेना। देखने को देख लेता, लेकिन तो वो तो जज नहीं कर सकता है क्या चीज़ के फोटो है क्या चीज़ नहीं के है। अब वो देखता है
आँख उसका फ़ोटो क्लिक करके लेकर जाता है, फिर से ब्रेन को देता है। क्योंकि हम लोग पीछे जो आँख वाले चैप्टर है, हम लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं, मानव नेत्र या वर्ण विक्षेपण रंग बिरंगे संसार, उसमें हम लोग आँख के बारे में डिटेल्स में पढ़े हुए हैं, उससे आप जाकर देख सकते हैं। अब वहाँ पर आँख जो क्या करता है, देखता है और देख के फ़ोटो लेकर खींच के लेकर जाता है। अब आँख से एक नसें होती है जो कि जुड़ी रहती है ब्रेन से, ब्रेन ले जा तक पहुँच जाता है वो फ़ोटो। उसके बाद से ब्रेन पहचान करता है ये क्या है, ये मच्छर है। अब ब्रेन देखता है कि मच्छर है, अगला आदमी खून चूस रहा है, दर्द भी हो रहा है, हो सकता है डेंगू मच्छर होगा तो मलेरिया भी फैल सकता है, तो उसको पहचान करके तुरंत हाथ को ऑर्डर देता है। क्या होता है, हाथ को ऑर्डर देता है, तब हाथ उसको क्या करता है, मारता है या भगाने का काम करता है। ये जो प्रोसेस होता है बहुत तेज होता है, इसीलिए हम बोले हैं ना कि यहाँ पर जो होता है साइटोन के अंदर एक आवेग उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं विद्युत आवेग। तो विद्युत यानी बिजली के करंट से भी तेज एक काम होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बहुत जल्द ही इस प्रोसेस को कर पाते हैं। ये कहने में हमको ज़्यादा समय लग गया, कोई बता रहा है उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन इस घटना को संपादित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग को पढ़ना है, ये टोटल हम लोग इस चीज़ को जान चुके हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं तंत्रिका नियंत्रण तथा समन्वय। अब उससे संबंधित हम लोग न्यूरॉन को जान लिए, ठीक, क्योंकि हमने बोले इसमें दो शरीर के अंग हम लोग भाग लेता है, ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग को पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है, ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ब्रेन। ये जो ब्रेन जन होता है, अब देखिए ये हमने ब्रेन का डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन के जाने। ब्रेन जो होता है हमारे शरीर का सबसे कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि एक जिस चीज़ से बना हुआ है उसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र द्वारा एक प्रोसेस को क्या किया जाता है, ये किया जाता है। जो ब्रेन जोन होता है एक गुहा होता है जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं, ये जिसको बोलते हैं मस्तिष्क गुहा बोलते हैं, या इसको दूसरा का नाम बोलते हैं क्रेनियम। ये जो ब्रेन जोन होता है हम लोग का, एक क्रेनियम नामक हड्डी में क्या रहता है, सेफ रहता है। जो जिस हड्डी में हम लोग का ब्रेन रहता है उसका नाम है क्रेनियम। क्या नाम है, क्रेनियम, जो कि जो काफ़ी मजबूत होता है। क्या होता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। उस पर एक आध दो लाठी अगर आराम से बज भी जाता है तो फूटता टूटता नहीं है, ठीक है। अब इस ब्रेन में एक झिल्ली होती है, इस ब्रेन को अच्छा से सुव्यवस्थित ढंग से एकत्रित रखती है। उसका नाम है, क्या नाम, उसका नाम है मेनिंजिज। क्या नाम है, मेनिंजिज। क्या नाम है, उसका नाम है मेनिंजिज। वो झिल्ली है, जिस झिल्ली में क्या रहता है, ब्रेन रहता है, ठीक। और जो हड्डी जो जिस हड्डी क्रेनियम नाम की जो हड्डी है, क्रेनियम नाम के जो हड्डी है, वो हड्डी में हमारा क्या रहता है, ब्रेन रहता है, जो काफ़ी मजबूत होता है, ठीक। इस झिल्ली में या ब्रेन में कहा जाए, जिसको हम लोग सीधा समझते हैं गांव देहात में बुद्धि, उसमें क्या रहता है, एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, ठीक है, जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल। क्या नाम है, सेरिब्रो
स्पाइनल, क्या नाम है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, क्या नाम है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ये द्रव जो होता है ब्रेन में, झिल्ली में ये क्या रहती है? भरी रहती है। ठीक, ये यहाँ तक कि क्रेनिया नाम की हड्डी में भी ये रहता है। ठीक है, उसके ऊपर इसका काम यही होता है कि जो हमारे जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, उसको क्या करना? नमी युक्त बना कर रखना। ये चिपचिपा पदार्थ होता है, द्रव होता है, जो कि ये आगे पीछे अगर हम लोग ब्रेन इधर उधर हिल डुल भी करें तो किसी प्रकार से घर्षण से हम लोग को ब्रेन के अंदर कोई क्षति न पहुंच जाए, उससे बचाने के काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छा से समझ गए हैं कि मेनिंजेस हड्डी, मेनिंजेस झिल्ली के बारे में, क्रेनियम हड्डी के बारे में, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के बारे में। ठीक, ये जो होता है हम लोग का ब्रेन, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं क्योंकि इसका आवश्यकता अब हम लोग के पास नहीं है। ये जो ब्रेन जो होता है, ठीक, इसका जो औसतन आयतन जो होता है, आयतन 1650 ml होता है। ठीक, जो इसका भार होता है औसतन, ये दोनों औसतन में, औसत में लगभग में रहता है 1.5 kg के रहता है। कितना होता है? औसतन भार लगभग 1650 ml, सॉरी, औसतन आयतन 1650 ml, औसतन भार 1.5 kg ब्रेन का हम लोग का होता है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये बन चुका है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो ब्रेन का जो होता है 3 पार्ट होता है। ब्रेन का कितने पार्ट होता है? 3 पार्ट। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, क्या नाम है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा का है पश्च मस्तिष्क। तीसरा का है हम लोग का मध्य मस्तिष्क, यानी अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इस तरह भी कह सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक, जो अग्र मस्तिष्क होता है, इसका 2 भाग। पहला भाग को बोलते हैं सेरिबेलम, क्या बोलते हैं? सेरिबेलम कहिए तो, या प्रमस्तिष्क कहिए तो, सेरिबेलम या प्रमस्तिष्क बोलिए। दूसरा का जो होता है डाईएनसेफेलॉन, क्या नाम है? डाईएनसेफेलॉन नाम है। पहला को नाम है सेरिबेलम, जिसका दूसरा का नाम है इसका कथी? प्रमस्तिष्क। दूसरा का इसका नाम होता है भाग डाईएनसेफेलॉन। अब देखिए, तो पहला हम लोग सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिबेलम जो होता है, ये दिमाग का सबसे बड़ी भाग होता है। आगे से लेके पीछे तक क्या रहता है? ये बिखरा हुआ, बिखरा हुआ नहीं कहेंगे, आगे से पीछे तक क्या रहता है? वो जुड़ा रहता है, जो कि जब ब्रेन का लगभग ये 2/3 भाग होता है। प्रतिशत में कहिए तो 66% के आसपास में होता है। कितना में रहता है? प्रतिशत में कहिएगा तो 66%, और भाग में कहिएगा तो 2/3 भाग ये केवल कौन रहता है? ब्रेन ही रहता है। ठीक है, जो कि
भाग में भी बड़ा होता है और काम में भी ये बड़ा होता है, ठीक है। हर एक एंगल से बड़ा होता है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो होता है, ये ब्रेन हमारे ये अनुदैर्ध्य जी खाका में क्या रहता है, खाका के द्वारा दाएं और बाएं में क्या रहता है, बट रहता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ब्रेन है, एक हो गया दायां, ये हो गया क्या हो गया बायां, इस तरह क्या रहता है, बटा रहता है, ठीक ठीक। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। दोनों गोलार्धों को तंत्रिकीय उत्तक से बना रहता है। दोनों जो गोलार्ध होता है ना, प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो दायां और बायां में बटा रहता है, ये जिस तंत्रिकीय उत्तक से बना रहता है, उस उत्तक के क्या नाम है, कार्पल्स, कार्पल्स कैलोमस, कैलोमस क्या नाम है, कार्पल्स कैलोमस, क्या नाम है, कार्पस है, क्या है, कार्पस, क्या है, कार्पस कैलोमस, क्या नाम है। ये दोनों गोलार्ध दायां और बायां जो गोलार्ध है, जिस तंत्रिकीय उत्तक से बना रहता है, उस उत्तक के का नाम है, कार्पस कैलोमस नाम है, ठीक है। ये बोर्ड में बन सकता है, जो दोनों गोलार्ध जो होता है जिस तंत्रिकीय उत्तक से बना रहता है, उस उत्तक के क्या नाम है, तो कार्पस बोलते हैं, कार्पोलस कैलोमस बोलते हैं, ठीक। और ये जो होता है, ये दोनों खाका दाएं और बाएं बटा रहता है, दोनों खाका को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क तो है, ये है मैंने पहला भाग, और गोलार्ध माने गोलार्ध, गोलार्ध माने गोल और प्लस अर्ध, माने गोल के जो आधा भाग होता है ना, वही हम लोग का हो जाएगा, गोला का जो आधा भाग होता है वही हम लोग का हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोलार्ध। तो गोला के आधा भाग और गोला के इधर वाला भाग, ये जिस तंत्रिका तंत्र से बटा रहता है, उसका क्या नाम है, सॉरी, जिस उत्तक से बना रहता है, उस उत्तक का नाम है कार्पस कैलोमस। क्या नाम है, कार्पस कैलोमस, ठीक है। और जो बटा हुआ भाग होता है, उसी को भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं। ये भी प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, ये भी प्रमस्तिष्क गोलार्ध है। और दोनों जब बट जाता है, जब बटे हुए भाग जिस उत्तक से बना रहता है उसका नाम है, जिस तंत्रिका उत्तक से बना रहता है उसका नाम है कार्पस कैलोमस। कोई दिक्कत, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक। इसके अगला बात क्या है कि ये जो होता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमने इस तरह लाइन करके दिए हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेफलॉन। एक लाइन इस तरह हो गया, एक मान लो लाइन इस तरह का हो गया, इसके बीच की जो रिक्त स्थान होता है ना, इसको बोलते हैं गाइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइरस, ठीक। ये जो भाग होता है, ये क्या हो गया, ये हम लोग क्या हो गया, ये सेरिब्रम हो गया। क्या हो गया, सेरिब्रम, जो कि आगे से पीछे तक क्या रहता है, ये 66% में क्या रहता है, ये फैला रहता है, यानी 2/3 भाग में फैला रहता है। भाग में 2/3 भाग, प्रतिशत में 66% में क्या रहता है, ये फैला रहता है, ठीक। ये जो हो गया, ये गाइरस जो और सल्कस, जिस व्यक्ति में गाइरस और सल्कस औसतन अगर कम रहता है, तो वो व्यक्ति क्या रहता है, मंदबुद्धि के रहता है। और सेरिब्रम, ये तीनों जिस व्यक्ति में अगर माने औसतन अगर कम रहता है, तो समझिए वो व्यक्ति
क्या होता है, मंद बुद्धि का रहता है। तीनों अगर एवरेज में अगर सही रहता है तो समझिए वैसे व्यक्ति काफ़ी चतुर होता है। क्या होता है, वैसे व्यक्ति काफ़ी चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। किसी भी काम को करने के लिए कुशलतापूर्वक वो काम व्यक्ति वो करता है। वह व्यक्ति का जो सोचन शक्ति होता है बहुत मजबूत होता है, ठीक है, स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होता है। किसी भी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर अच्छा से सोचता समझता है, अच्छा से गहन विचार करता है, ठीक। ये जो होता है परम सेरिब्रम जोन होता है, सेरिब्रम जोन होता है, जिस व्यक्ति का सेरिब्रम अगर तगड़ा है तो समझिए प्रेरणा प्रेम घृणा, ठीक, भय हर्ष, ठीक, कष्ट, इस पर क्या करता है, यही तुम्हारा सेरिब्रम क्या करता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। ये जितने भी छुछुबानर लड़का होता है समझो, छुछुबानर, छुछुर, उस समझ जो चुकुर पुकुर करते रहता है सब, उस सब में ये जो सेरिबेलम जो होता है, समझे जो बच्चा चुकुर पुकुर कर दिया, किसी भी लड़की को देख कर घुमा देने उन्हें करना शुरू कर दिया, चाहे ताक झाक करना शुरू कर दिया या लाइन मारना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए कि उसका सेरिब्रम जो होता है काफ़ी तगड़ा है, ठीक, जिसके चलते ये क्या कर रहा है, इतना चुकुर पुकुर कर रहा है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये इसके भी जिम्मेवार कौन होता है, किसी को ज़्यादा प्रेम करने की ये है, भूत सवार रहता है, तो समझिए जो वो उसका जिम्मेवार सेरिब्रम ही होता है, ठीक है। तो इस सब का कंट्रोल करके कौन रखता है, नियंत्रण करके कौन रखता है, सेरिब्रम रहता है। अभी हम बताए हैं जाओ, अगर एवरेज से अगर कम अगर रहेगा ये तीनों तो समझिए व्यक्ति मंद बुद्धि के होगा, एवरेज अगर ज़्यादा रहेगा तो समझिए, अब चाहे एवरेज में रहेगा तो समझिए ये वो व्यक्ति क्या रहता है, काफ़ी तेज रहता है, स्मरण शक्ति अच्छा रहता है, सोचन शक्ति अच्छा रहता है, कोई भी जजमेंट लेता है बहुत सोच समझ के लेता है। जिसका औसतन से कम हुआ तो समझिए वो क्या कहेगा, हैं, कोई भी चीज़ देखेगा तुरंत भूल जाएगा, क्या होता है, तुरंत भूल जाएगा, कहेगा ओ, किसी व्यक्ति को देख लिया तो कहेगा हमने तो आपको देखा है कहीं ना कहीं देखा है, ओ याद आ गया, शायद आप मेरे पापा है समझिए एक चट्टा बजड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये बड़ा जिसका माने कमज़ोर होता है तो बहुत ढील ढाल दिमाग के भी हो जाता है। दूसर का जो होता है हम लोग का क्या है, दूसर का पार्ट जो है अग्र मस्तिष्क का, उस पार्ट के क्या नाम है, डाइएनसेफेनॉल नाम है, क्या नाम है, डाइएनसेफेनॉल। ये जो डाइएनसेफेनॉल जो होता है ना, ये हम लोग को क्या क्या चीज़ में मदद करता है, ये हम लोग को ताप, ठीक, ताप का आभास कराता है, ताप दर्द रोना, ताप दर्द रोना, इसको किस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक। किसी को दर्द हो गया तो या ताप हो गया तो या रोना आ रहा है तो सबको कंट्रोल वही करता है, कौन, डाइएनसेफेनॉल। नहीं, अब मान लीजिए किसी का ताप बढ़ रहा है, अब कंट्रोल करने के कोई हो ही नहीं, तो ताप बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाए कुछ समय के बाद में मर जाएगा। किसी को दर्द बढ़ रहा है, ठीक, जैसे दर्द बढ़ेगा तो डाइएनसेफेनॉल उसको क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, नहीं तो दर्द बढ़ते बढ़ते वो भी चल बसेगा। कोई मान ले कोई व्यक्ति रो रहा है, आवश्यकता से अधिक रोते जा रहा है, तो एक ऐसे समय आता है डाइएनसेफेनॉल जो होता है उसको भी कंट्रोल कर लेता है, ना तो आदमी रोते रोते भी क्या जाएगा, अंधा हो जाएगा, मर भी सकता है, ठीक है। तो ताप, दर्द और रुआई, ये तीनों चीज़ को कंट्रोल करने वाला हमारे ब्रेन के जो भाग है जिसका नाम है डाइएनसेफेनॉल।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी समझ गए होंगे। ये रहा हम लोग का क्या चीज़, ये अग्र मस्तिष्क का 2 पार्ट और उसका कार्य। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। ये वीडियो का ये पार्ट इतने ही पर समाप्त करते हैं। इसका अगले पार्ट बहुत जल्द मैं आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ। यदि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सुंदर से सुंदर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक, यदि आप इतना करके आप मुझे मोटिवेट करते हैं तो ज़रूर मैं इससे भी सुंदर सुंदर, इससे भी अच्छा आप लोग के बीच वीडियो लेकर आते रहूँगा, और आप इसका आनंद उठाते रहेंगे। और साथ ही साथ आप अपने जितने भी रिश्तेदार, जितने भी दोस्त हैं, पूरे भारत में इसको शेयर कीजिए, ताकि उससे भी हमें प्यार मोहब्बत मिले, और मैं उससे खुश होकर, उससे प्रेरित होकर आप लोगों के बीच और सुंदर सुंदर वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।